Assalamu alaikum dear students, this is your Excel lecture number 2. लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि एक्सेल की स्क्रीन ओरिएंटेशन कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास रिबन है, यहाँ पे टैब्स हैं, यहाँ पे टाइटल बार है, फॉर्मूला बार है, यहाँ पे इसके वर्किंग एरिया में हम एक्सेल शीट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल शीट फर्स्ट शीट के नाम से बनाना सिखाई थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू शीट। स्टूडेंट्स, आज जो आपको शीट में बनाना सिखाऊंगी वो कम से कम इतना सिखा दूंगी कि आप एक्सेल पे कोई भी शीट बना सकते हैं। ये जो है ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ समझ लें कि आप शीट बनाना नहीं सीख रहे, आप एक्सेल के जो बेसिक मेजर फॉर्मूलाज है जो कॉमनली यूज होते हैं वो भी इसमें सारे कवर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी एक्सेल शीट बनाने की जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह ताला आप बना लेंगे, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिजल्ट शीट। इसको हम रिजल्ट कार्ड भी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो शीट हम बना रहे हैं ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट का रिजल्ट कंपाइल करने लगे हैं। ये सिंपल फर्स्ट सेल में मैंने टाइप किया है रिजल्ट शीट, इसको मैं अपनी हेडिंग बनाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है सिंपल। अच्छा, सिलेक्शन करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है ना, ये लेफ्ट क्लिक मैं कर रही हूँ, इस पे मैंने सिंपल सेल पे क्लिक किया है, इसको मैं सिंपल ड्रैग करके जहां तक मुझे अपनी हेडिंग को लेके जाना है उन पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट करूंगी, देन यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी। तो मैं अपनी हेडिंग को सेंटर में रखना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी। यहाँ पे मर्ज अक्रॉस है, सेल्स है, मर्ज है। मर्ज एंड सेंटर में आपका जो टेक्स्ट है, जो भी आपने राइटिंग की होगी वो मर्ज भी होगी, और मर्ज एंड सेंटर में ये है कि आप जितने भी सेल्स को आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपके एक मर्ज होके एक सेल बन जाएंगे। अब चूंकि मैंने मर्ज एंड सेंटर किया है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, और जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वो सारे के सारे सेल्स सिलेक्ट होके एक बन जाए, मीन्स के मर्ज हो जाए, कंबाइंड हो जाए। इसी तरह से मर्ज अक्रॉस क्या होता है? मर्ज अक्रॉस ये होता है बेसिकली कि इसने जस्ट रो वाइज मर्जिंग करनी होती है, कॉलम वाइज मर्जिंग नहीं करता। मिसाल अगर इसको मैं मर्ज अक्रॉस करती हूँ तो ये मेरे जो सेल्स हैं कुछ इस तरह से मर्ज हो जाएंगे। इसको मैं अंडू कर रही हूँ, कंट्रोल जी कर रही हूँ, बिकॉज ये मुझे नहीं चाहिए। मर्ज सेल्स में क्या करता है कि सिंपल जो है वो सेल्स को मर्ज कर देता है, और अनमर्ज सेल में क्या करता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई किसी किस्म की मर्जिंग की हुई है तो अगेन आप उसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें अनमर्ज, अगेन आपके सेल्स जो है वो अनमर्ज हो जाएंगे। लेकिन जो कि हम रिजल्ट शीट बना रहे हैं, मैं वापस इसी पे आती हूँ। देखें, आपका जो टेक्स्ट है इतना कोई खूबसूरत नहीं लग रहा, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, तो यहाँ से ये अलाइनमेंट को मैं सेट करूंगी। मेरे पास डिफरेंट तरह के अलाइनमेंट एक्सेल में मौजूद होती है, राइट, लेफ्ट, मिडल, सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेन जो अपनी अलाइनमेंट है वो सेंटर यहाँ से सेट कर देती हूँ, और यहाँ से जो कि ऑलरेडी सेट है यहाँ से मिडल सेल का वो मिडल अलाइनमेंट सेट कर देती हूँ। इट मीन्स कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेल के मिडल में आए। इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज भी कर देती हूँ। ये जो ए कमांड आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपके पास ये शो भी कर रहा है। बेसिकली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं कमांड्स, ये बता रही होती हैं कि इस कमांड से क्या फीचर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब बता रहे हैं कि इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाह रही हूँ तो सिंपल मैं इसका यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। ये फॉन्ट साइज मैं यहाँ से जाके भी इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, ये सेल के लिहाज से अब ठीक लग रहा है। थोड़ा बहुत इसको अगर मैं चाहती हूँ कि राइटिंग स्टाइल इसका चेंज हो जाए तो हम यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लें। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ओवर फॉर्मेटिंग ना कीजिएगा, काम आपको प्रोफेशनल लगना चाहिए। अगर आपके काम प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रही तो वो फॉर्मेटिंग बेसिकली अच्छी नहीं लगती।
तो सिंपल हो, लेकिन इतना भी ना हो सिंपल कि बिल्कुल ही आप टेक्स्ट टाइप करके और शीट बना लें। इनफ फॉर्मेटिंग होनी चाहिए जो कि अच्छी लगे और प्रोफेशनल लुक आए उसमें। यहाँ से मैंने रिजल्ट शीट को अपनी हेडिंग को ये नेम दे दिया। मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप यहाँ से चूज कर लें। अच्छा, इसमें भी आप थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपने कलर स्कीम जो है ना वो अच्छी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेक्स्ट डार्क कलर में है तो आपने बैकग्राउंड लाइट लेना है, और अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर में है तो आपने टेक्स्ट जो है वो लाइट लेना है। इससे ये है कि आपकी रीडेबिलिटी खराब नहीं होती। जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है वो आपको बिल्कुल सही तरीके से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो रीडेबिलिटी बहुत जरूरी है। ओवर फॉर्मेटिंग करना जरूरी नहीं है। ओवर फॉर्मेटिंग करना वैसे भी अच्छी बात नहीं है। रीडेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। आपकी शीट में क्या लिखा है, वो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ी जानी चाहिए और उसको उसकी समझ आनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैंने बनाना है अपने कॉलम्स। कोई भी शीट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल एक बनाने जा रहे हैं। हर टेबल जो होता है उसकी एक टेबल जो होता है उसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, मीन्स के यहाँ से रो और कॉलम। 2 डायमेंशनल टेबल हम बनाने जा रहे हैं। अब कोई भी टेबल बनाए तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमने ये डिफाइन करना होता है कि हमारी शीट के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी और हमारा काम कितने कॉलम्स में होगा, वो उन कॉलम्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं। उसके बाद एंट्रीज पे हम आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, हमें किन किन स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है, वो एक सेम पैटर्न पे हम देन एंट्रीज करते रहते हैं। इसको हम बेसिकली डेटा एंट्री बोलते हैं। लेकिन जाहिर है एक स्ट्रक्चर होगा देन ही आप उसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं, अपनी एंटिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉलम। चूंकि मैं एक रिजल्ट शीट बनाने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपना सीरियल नंबर या रोल नंबर डिफाइन करती हूँ स्टूडेंट का। उसके बाद नेम है, उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, ये जो थोड़ा सा टेक्स्ट आपका यहाँ पे बाहर निकल रहा है, इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो यहाँ पे आके लेबल पे आके जो प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है इस पे आपने डबल क्लिक करना है। तो आपको जितनी उस कॉलम की एक्सपेंशन चाहिए होगी वो ऑटोमेटिकली कर देगा। आप अपनी मर्जी से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं जितना आपको साइज चाहिए। मैं इसको इनफ साइज तक ही रख रही हूँ। इसको फर्दर हम बाद में फॉर्मेटिंग वगैरह करके बेहतर बना लेंगे। फिलहाल मैं कॉलम नेम्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, फिलहाल मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स को ऐड किया है, इनफ है। बेसिकली हमने इसकी वर्किंग सबको समझना है। आप जिस क्लास का रिजल्ट बना रहे हैं उसके अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं आप उसको लिख लीजिए और उस हिसाब से आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे जो आपने रखे होंगे। बेसिकली जो आप अज्यूम कर सकते हैं या जो रियल टाइम में आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आप उनको उस हिसाब से उसका टोटल लगा दीजिएगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। अच्छा, ये जो थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है इसको मैं ऐसा करती हूँ, पहले एडजस्ट कर लेती हूँ कि ये फिर बाद में मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक काम करें, सिंपल सा काम है, इसको हमने करना होता है रैप टेक्स्ट। आप सेल सिलेक्ट करें, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें, आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे इस तरह से सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा।
लेकिन जो कि मैंने इस पूरी रो को करना है, सो मैं क्या करती हूँ, यहीं से इसको सिलेक्ट करती हूँ, रैप टेक्स्ट पूरी की पूरी रो पे कर लेती हूँ। अच्छा, ये इस चीज का ख्याल रखिएगा, मैंने इस तरह से सिलेक्शन नहीं की, मैंने यहाँ पे 4 पे क्लिक करके सिलेक्शन की है। तो इसमें होगा क्या कि ये पूरी की पूरी रो जो है मेरी, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगी इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैंने रैप टेक्स्ट किया है, इसको ऑलरेडी मैं यहाँ से मिडल और सेंटर अलाइन कर लेती हूँ ताकि ये बाद में मुझे तंग ना करे और इजीली मैं अपने बाकी कॉलम्स के नेम भी ऐड कर लूँ। अब देखें साइज का भी इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो गया। तो मैंने यहाँ पे अपने कॉलम नेम्स जो है वो डिफाइन कर लिए हैं। मेरे कॉलम्स जो है रोल नंबर, नेम, उसके बाद मेरे सब्जेक्ट्स हैं एंड टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, स्टेटस, परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड फिलहाल जो मुझे कैलकुलेट करना है। फर्दर इसमें और चीज़ें भी ऐड होंगी, वो वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाएगा कि हमने न्यूली कोई कॉलम ऐड करना हो अपनी बनी हुई शीट में तो हम वो कैसे कर सकते हैं, जबकि हम ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर चुके हैं। वो बेसिकली मैंने जानबूझ के छोड़ा ताकि आपको एक बनी हुई चीज में एडिशन या डिलीशन करनी पड़े तो वो मैं आपको बता सकूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक काम किया, अपनी जो हेडर रो है ना, मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर लिया ताकि जो मेरी हेडर रो है उसमें स्पेस ज़्यादा आ जाए, बिकॉज हेडिंग है तो स्पेस होनी चाहिए ओबियसली, आगे पता चले कि वो हेडिंग्स है हमारी। और एक काम और करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये बी पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा ये साइज भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो कमी बेशी आएगी उसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन पता चलना चाहिए ये आपकी हेडिंग्स हैं। चलें जी, अब हम अपनी शीट में एंट्री स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं स्टूडेंट को कोई ना कोई रोल नंबर असाइन करूंगी। सिंपल मैं 1 2 3 ही लिख देती हूँ। अच्छा, ये एंटर मैंने प्रेस किया है नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। एक्सेल में होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस मौजूद होती है, क्योंकि इस पे एक्सेल पे ज्यादातर जो काम है वो न्यूमेरिकल डेटा पे होना होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होना होता है। तो एक्सेल में ऐसे बिल्ट इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो हमारे काम को काफी आसान बना देते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस चीज को, एक तो ये तरीका कार है कि मैं सिंपल काउंटिंग जो है वो टाइप कर करके लिखी जाऊं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैंने सिंपल टाइप किया 1 और 2। तो सिंपल मैंने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से प्लस का जो साइन आ रहा है इस फर्स्ट सेल को और सेकंड सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट क्लिक से अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे राइट कॉर्नर पे ये जो आपको प्लस का साइन नजर आएगा, यहाँ से आपने इसको सिंपल ड्रैग कर देना है जहां तक आपको अपनी शीट को लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये 15 स्टूडेंट्स जो है वो चाहिए, तो 15 स्टूडेंट्स के लिए मैं अपनी शीट बनाना चाह रही हूँ। मैंने जस्ट इसको ड्रैग कर लिया, इसने ऑटोमेटिकली मेरी सीरीज को एक्सपेंड कर दिया। देखिएगा मुझे ये लिखना नहीं पड़ा, ये एक्सेल की खूबसूरती है। नेक्स्ट हम अपने स्टूडेंट्स के नेम लिखते हैं। नेम के लिए चूंकि सेल का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स के नाम जो है वो लंबे होते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। जी, तो ये मैंने अपने सब स्टूडेंट्स के नेम एंटर कर लिए हैं। यहाँ से मैं उनके मार्क्स एंटर करूंगी। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ, ये लोग कम बताते हैं। अब रियल टाइम में होगा क्या कि ऑब्वियसली जिस स्टूडेंट ने जितने मार्क्स गेन किए होंगे उसके पेपर से आप देख के वो मार्क्स एंटर कर लेंगे, देन उन पे फर्दर वर्क करेंगे। लेकिन अब चूंकि मैं डमी शीट बना रही हूँ तो मुझे डमी डेटा चाहिए। उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं हम। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं,
यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाने जा रहे हैं वो है रैंड बिटवीन का। रैंड का मतलब होता है कि यहाँ से कोई भी रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर दो। रैंडम नंबर होता है कोई भी, लेकिन रैंड बिटवीन का मतलब है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर कोई भी रैंडम नंबर जो है वो एक्सेल को हम कह रहे हैं कि वो जनरेट कर दे हमारे लिए, और इस तरह से हम अपना एक डमी डेटा जनरेट कर लेंगे। देन हम उसको अपने एज अ मार्क्स जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो नजर आ रहा है ये रैंड बिटवीन बॉटम और टॉप। अच्छा, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिएगा। एक्सेल में हमने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, वो हमेशा स्टार्ट होगा इक्वल टू से। यहाँ पे जो आपको इक्वल टू नजर आ रहा है इसका मतलब है कि हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं। अब ये जो फॉर्मूला ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये बता रहा है कि रैंड बिटवीन और आगे ब्रैकेट स्टार्ट करें और बॉटम लिमिट लिखें और टॉप लिमिट लिखें। मतलब इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। मीन्स यहाँ पे हमारी बॉटम लिमिट आएगी और यहाँ पे टॉप लिमिट आएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये डिफाइन किया है कि मेरे एक सब्जेक्ट के मार्क्स 100 हैं, तो आई अज्यूम कि मेरे जो मार्क्स है ना वो अबाउट 30 to 100 हो सकते हैं, बिकॉज हम कुछ स्टूडेंट्स को फेल भी रखेंगे ताकि हमें नेक्स्ट शीट की समझ आए। 33 हम अज्यूम करते हैं कि 33 वाला स्टूडेंट पास है, तो हमने जो डमी डेटा जनरेट करना है वो 30 to 100 करना है। मीन्स के 30 to 100 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर एक्सेल मुझे जनरेट करके दे दे। तो इसको मैं एंटर करती हूँ, तो इसने मुझे जो नंबर दिया है वो 78 दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज गौर करने वाली है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है फॉर्मूला, ये मैंने बैकएंड पे बेसिकली लगाया हुआ है। यहाँ पे जो एक्सेल ने मुझे वैल्यू दी है वो 78 दी है। ये वाला मेरा फॉर्मूला है जो कि सेल के बिहाफ पे बैकएंड पे लगा हुआ है, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट जो रिजल्ट आया है उसकी जो वैल्यू है वो मुझे शो हो रही है। तो यहाँ पे इसने 78 मुझे जनरेट करके दिया है एक सेल में, लेकिन मुझे तो जो है वो चाहिए अपने 5 सब्जेक्ट्स के 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हम करते हैं। यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करती हूँ सिंपल। और अब एक्सेल में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि एक्सेल जो है वो एड्रेसेस पे काम करता है। मैंने सिंपल क्या किया, इसको यूं ड्रैग कर दिया रो वाइज, और इसने मुझे जो रिजल्ट दिया वो ये दिया कि ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया था वो फॉर्मूला यहाँ पे भी कॉपी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, इस पूरी रो में जहां तक मैं चाहती थी वो कॉपी हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो रो में तो हो गया, ये साथ ही साथ कॉलम्स में भी हो जाए, तो इसको डाउनवर्ड भी हम ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे नंबर आ गए हैं स्टूडेंट्स के। तो लेकिन यहाँ पे एक मसला है। अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला लगा है, वैल्यू तो मेरी है लेकिन ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो मैं अपडेट करती हूँ, लाइक 81 है यहाँ पे, तो इसको मैं चेंज करके जस्ट लाइक 60 कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ कि ये जहां जहां मेरा फॉर्मूला लगा था ये सारे नंबर अपडेट हो गए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब भी मैं नेक्स्ट अपने सेल्स में फॉर्मूलाज लगाऊंगी तो वो हर दफा अपडेट होते रहेंगे। रिजल्ट तो ठीक आएगा लेकिन अपडेट होते रहेंगे नंबर्स जहां जहां पे रैंडम का फॉर्मूला लगा हुआ है। सो मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो है इसके बैकएंड पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो उसको जो फिक्स है, मुझे क्या करना चाहिए इसके बैकएंड पे मुझे क्या करना चाहिए इसके बैकएंड पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसको हटा देना चाहिए और जस्ट एक वैल्यू जो है उस पे काम करना चाहिए जो कि एक फिक्स स्टैटिक वैल्यू हो, ताकि वो बाद में मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसी को कॉपी करती हूँ, राइट क्लिक, कॉपी, और यहीं पे
पेस्ट कर देती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट पेस्ट करूंगी तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि एड्रेसेस को, फॉर्मूलाज को ही पेस्ट कर देता है। लेकिन मैंने पेस्ट स्पेशल करना है, मैंने एज वैल्यूज इसको पेस्ट करना है। ये वाला पेस्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे, वैल्यूज वाला 1 2 3 वाला, इसको ओके कर दें तो मेरे पास यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज है वो फिक्स हो चुकी हैं, स्टैटिक हो चुकी हैं, और जो मेरा बैकएंड का फॉर्मूला है वो खत्म हो गया। बेसिकली मैंने किया क्या है कि यहीं से वैल्यूज को कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ वैल्यूज को किया है, फॉर्मूला को नहीं किया। अच्छा, एक चीज और है कि जो इस तरह से आपको ये जो अच्छा, ये एक चीज और है कि ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट में, इस सिचुएशन में आपने एक काम नहीं करना, आपने किसी भी वैल्यू को क्लिक नहीं करना, मिसाल को क्लिक नहीं करना। अगर खास तौर पे आप कोई सेंसिटिव काम कर रहे हैं तो मे भी आपसे ही कोई गलती हो जाए और एड्रेस जो है चेंज हो जाए और गलती से जो है आपका सारे का सारा नेक्स्ट वाला डेटा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इस सिचुएशन में एस्केप का बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड पे एस्केप का बटन होता है, उसको प्रेस कर देना ताकि आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं। एस्केप का बटन बेसिकली कैंसिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कैंसिल करना चाहें किसी चीज को तो हम एस्केप करते हैं। इस सिचुएशन में आपकी वैल्यूज को, आपके डाटा को खतरा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाए या अपडेट हो जाए आपकी ही मिस्टेक से। सो हम यहाँ पे अपना जो डमी डेटा है वो एक जनरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टोटल मार्क्स पे। एक सब्जेक्ट जो है मेरा वो 100 मार्क्स का है, तो इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट करने का तरीका देखिएगा, इस तरह से हम, एक तो ये का तरीका कार है कि हम ड्रैग भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि सिंपल यहाँ पे आके डबल क्लिक करें, ये खुद से ही इसको सेंस कर लेगा कि मुझे कहाँ तक इसको ड्रैग करना था। तो चूंकि पीछे से शीट जो है एक पैटर्न पे चल रही है, तो उसने खुद से ही अज्यूम कर लिया कि यहाँ तक ही मुझे ड्रैग करना होगा। तो जस्ट मेरे डबल क्लिक करने पे भी ये वैल्यू जो है वो कॉपी हो गई। ये एक्सेल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। उसके बाद आते हैं हम अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स पे। ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सम के फॉर्मूला के लिए हम ऐसा करते हैं, एक स्टूडेंट की रेंज लेते हैं और उसके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से C5 कोलन G5 तक जो है वो रेंज ली है। मतलब मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है वो बेसिकली C5 और G5 सेल एड्रेस के दरमियान है। सो इसने ऑटोमेटिकली एक रेंज को डिफाइन कर दिया है। कोई भी रेंज हम फॉर्मूला में लगाते हैं तो एक्सेल क्या करता है, उसको उसके दरमियान में कॉलन लगा देता है। और अगर हमें सिंगल सिंगल वैल्यूज देनी हो अलग अलग जगहों से या एक ही जगह से, तो फिर हम कोमा से उसकी सेपरेशन करेंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला में बताया हुआ है। लेकिन चूंकि हमारी वैल्यू इकट्ठी पड़ी हुई है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, दैट्स व्हाई हमें उस चीज की जरूरत नहीं है कि हमें एक एक वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करें। सो हमने क्या किया कि हमने पूरी रेंज डिफाइन कर दी। उसके बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये मेरे पास सम जो आ गया इसका 262 आया। उसके बाद इसको मैं सिंपल क्या करती हूँ, ड्रैग कर देती हूँ। चूंकि मैंने फर्स्ट रो को कैलकुलेट कर लिया है, तो एक्सेल क्या करता है कि बेसिकली फॉर्मूलाज को कॉपी करता है। फॉर्मूलाज को, चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि फॉर्मूलाज कॉपी होंगे, तो मेरे इस रो पे भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला कॉपी हो गया। अब ये देखिए डिफरेंस देखिए, C6 और G6 की रेंज को उठाया इस दफा, बिकॉज उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो थी वो ये वाली थी। मीन्स के उसने मिस्टेक नहीं की। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इसको सिंपल मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, तो जो जो वैल्यूज फॉर्मूलाज में यूज हुई है वो ऑटोमेटिकली ये कलरफुल आपको उसको दिखा देगा। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे एक एरर शो कर रहा है, ये जो अलर्ट एक शो कर रहा है कि मे बी मैंने कोई एरर किया है, तो मैं इसको करेक्ट कर लूँ। बेसिकली ये मुझे ये बताना चाह रहा है कि
ये जो रेंज मैंने डिफाइन की है वो उस रेंज में आपने मे बी कि ये वाली वैल्यू भी पिक करनी थी, लेकिन आप उसको भूल गए हैं या आपसे मिस्टेक हो गई है, इस वजह से आपने उसको पिक नहीं किया, तो लिहाजा ये आपकी एरर है। तो ऐसा नहीं है, तो हम इस मामले में एक्सेल का शुक्रिया अदा करते हैं, चले उसने हमें अलर्ट दी, लेकिन आपने लॉजिकली देखना है चीजों को कि लॉजिकली वो कोई एरर है या नहीं है। सो लॉजिकली तो ये एरर नहीं है, बिकॉज मेरे टोटल मार्क्स उसमें आएंगे ही नहीं। सो मैं क्या करती हूँ कि इस एरर को इग्नोर कर देती हूँ। एक्सेल बेसिकली हमारी हेल्प के लिए अलर्ट्स देता है, लेकिन आपने लॉजिकली चीजों को देखना है कि अगर वो एरर दे रहा है तो वाकई क्या वो एरर है भी या नहीं। अगर है तो उसको ठीक कर लें, अगर नहीं है तो उसको इग्नोर कर दें। उसके बाद हम आते हैं स्टेटस पे। स्टेटस के लिए फॉर्मूला मैं जो यूज करने लगी हूँ वो इफ का फॉर्मूला यूज करने लगी हूँ। इफ का फॉर्मूला जो है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है कि लॉजिकल एक टेस्ट होता है, एक क्राइटेरिया हम खुद से डिफाइन करते हैं, एक टेस्ट डिफाइन करते हैं, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अब जो लॉजिकल टेस्ट है वो हमने खुद से डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक लॉजिकल टेस्ट ये डिफाइन किया कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो 300 या 300 से अबव है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे अपना जो एक फॉर्मूला डिफाइन करती हूँ वो इस पर्टिकुलर सेल पे करूंगी। अच्छा, ये मैं सेल्स एड्रेसेस क्यों उठा रही हूँ, मैं वैल्यू क्यों नहीं ले रही, 262 मैंने क्यों नहीं ले लिया, बिकॉज मैं अगर वैल्यूज पे काम करूं तो मैं अपना एक जनरल काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ उस फिक्स वैल्यू पे काम होगा। सेल एड्रेसेस पे काम करने का ये फायदा है कि मैं फर्स्ट रो पे काम करूंगी तो ऑटोमेटिकली एंड तक मेरा जो फॉर्मूला है वो कॉपी हो जाएगा, मुझे बार बार जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट अपनी रो का जो फॉर्मूला है उसको बड़े ध्यान से लगाइएगा, बिकॉज उसी की बेस पे आपकी सारी रोज ने कैलकुलेट होना है। तो यहाँ पे मैं जो टेस्ट डिफाइन करने लगी हूँ वो ये है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 300 है तो क्या करो, उसको पास कर दो। ये की मैं यहाँ पे खुद से एंटर करूंगी, उसको नहीं पता व्हाट इज पास एंड व्हाट इज फेल, उसको बस ये पता है कि ट्रू वैल्यू में जो की पास हुई है मैंने उसको प्रिंट करवा देना है। और अगर मेरी कंडीशन गलत हो जाती है, ये वाला क्राइटेरिया या कंडीशन या लॉजिकल टेस्ट आप इसको कह सकते हैं, अगर ये ट्रू होती है तो वो पास दे देगा, अगर वो गलत होती है तो वो उसको जो है वो फेल कर देगा। ये सेकंड वाली की में जो भी हमने पास किया होगा उसको प्रिंट करवा देगा। अच्छा, यहाँ पे एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मैंने क्यों यूज किया है, बिकॉज मैं अपने 300 वैल्यू को भी ऐड करना चाहती हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन लगाने का ये मतलब है कि अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स 300 या 300 से ज्यादा हैं तो वो पास है, अदरवाइज क्या है वो फेल है। मींस के 300 नंबर को भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाह रही हूँ। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन लगाती तो क्या होता कि 300 इटसेल्फ उसमें नहीं आना था, तो मींस जो 300 बिलो थे उन्होंने फेल हो जाना था और जो 300 एंड मोर थे उन्होंने पास हो जाना था। सो मुझे 300 नंबर इटसेल्फ इंक्लूड करना था, दैट्स व्हाई मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लगाया। अब ये ब्रैकेट जो है वो मैं क्लोज कर रही हूँ, उसको एंटर कर रही हूँ, तो ये वाला मेरा स्टूडेंट जो है वो फेल आ रहा है, बिकॉज इसके जो मार्क्स है 262 है, मींस 300 से लेस है, सो ये ऑटोमेटिकली फेल आ रहा है। इसको अगेन डबल क्लिक करें तो ये आपके पास ये कुछ स्टूडेंट्स जो मोर देन 300 हैं वो पास उसने कर दिए और जो बिलो 300 थे उनको फेल कर दिए। उसके बाद हम आते हैं परसेंटेज पे। अब एक्सेल के अंदर अनफॉर्चुनेटली परसेंटेज का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए मैं अपने मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो मेरी परसेंटेज निकल आई है 52.4 निकल आई है। तो लेकिन ये मुझे कोई अच्छा इतना इसका डेकोरम लग नहीं रहा,
मैं चाहती हूँ कि मेरे पास परसेंटेज आए और उसके साथ परसेंटेज का साइन आए। तो मैं क्या करूंगी, इस सेल की जो टाइप है वो चेंज कर दूंगी, यहाँ से जनरल को हटा के यहाँ से परसेंटेज टाइप कर दूंगी। जब मैंने इस सेल को परसेंटेज टाइप किया तो उसने क्या किया, 5240.00 कर दिया, विच इज रॉन्ग। तो ये आंसर तो मेरा रॉन्ग है। बेसिकली ये क्या करता है, इसका जो राज है वो ये है, ये जो मैंने अपना मल्टीप्लाइड बाय 100 करवाया है ना, इसके सही आंसर के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है कि जब भी मैं यहाँ से परसेंटेज टाइप यहाँ से जाके अप्लाई कर देती हूँ या यहाँ से जाके अप्लाई कर देती हूँ, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करवा देता है। तो अगर मैं अपना भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दूं और ये भी कर दे, तो जाहिर है 2 दफा 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वो गलत हो जाएगा। सो आप एक काम करें, या तो खुद से करवा दें या पर उस सेल की टाइप जो है वो चेंज कर दे, परसेंटेज टाइप कर दें, फिर अपना 100 हटा दें, ताकि आपका आंसर जो है वो गलत ना हो, बिकॉज उसने इस सिचुएशन में खुद से मल्टीप्लाइड बाय 100 करवा देना है। तो उसके बाद हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये मेरा ठीक आंसर है। अब डिपेंड करता है कि आपको कहा क्या गया है, परसेंटेज आपको डेसिमल वैल्यू में लेनी है या आपको एक जो है रियल नंबर लेना है। मैं अपनी डेसिमल प्लेसेस को बिल्कुल खत्म कर देती हूँ। यहाँ पे जो परसेंटेज है मेरे पास एक रियल नंबर आ गई जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं एवरेज पे। एवरेज का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसका आपको पता ही होगा कि जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम सम कर लेते हैं, देन आप उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास एवरेज निकल आती है। वो भी ठीक है, अगर उस तरह से अप्लाई कर लेंगे तो भी आंसर आपका ठीक आएगा। और लेकिन एक्सेल का अपना भी एवरेज का फॉर्मूला होता है, तो हम वो लगा लेते हैं। ये EVE समथिंग कीवर्ड मैं टाइप किया, एक्चुअली एवरेज से मिलते जुलते फॉर्मूलाज आ गए। इसमें सेकंड वाला मैंने लिया है एवरेज का। यहाँ मुझे कह रहा है नंबर 1 नंबर 2 अप टू सो ऑन के जो नंबर्स जिन नंबर्स की एवरेज निकालनी है वो नंबर्स यहाँ से चूज कर लो। तो मैं ये नंबर नहीं चूज कर रही, उनके एड्रेसेस चूज कर रही हूँ। एक रेंज, क्योंकि साथ साथ वैल्यूज है, रेंज ले लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि इस पूरी की पूरी रेंज को पहले जमा करेगा और जितनी ये वैल्यूज हैं उन पे डिवाइड कर देगा। मींस ये 5 वैल्यूज हैं, ये इसने क्या करना है कि सम करके ऑटोमेटिकली मुझे डिवाइड करके फाइनल आंसर देना है। तो मुझे जस्ट रेंज देनी है, एंटर करें। यहाँ पे ये एवरेज जो है वो मुझे 52.4 दे रहा है। अगेन वो मुझे एक अलर्ट दे रहा है कि ये एरर है, सो ये एरर नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बेहतर कर लेते हैं, इसकी डेसिमल प्लेसेस हम इंक्रीज कर लेते हैं, बिकॉज अमूमन क्या होता है कि एवरेज 2 डेसिमल प्लेसेस तक ली जाती है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ से 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे लगा लेती हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ग्रेड के फॉर्मूला पे। अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी ज्यादा लगेंगी। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ कि मैं चेक करती हूँ कि ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो स्टूडेंट के अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जस्ट लाइक 450 हैं तो उसको ए ग्रेड असाइन कर दो, अदरवाइज कोमा से आपने सेपरेशन करनी है। अगली कंडीशन चेक कर लो, अगेन एक इफ लगाएंगे, अगेन चेक करेंगे मार्क्स को, अगर तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जस्ट लाइक 400 है तो क्या करो, उसको ग्रेड बी असाइन कर दो। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो अगली कंडीशन पे आ जाओ, अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 350 आ जाते हैं तो ग्रेड जो है वो सी असाइन कर दो। और अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 आ जाते हैं तो ग्रेड बी असाइन कर दो।
तो ग्रेड डी असाइन कर दो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। और अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, पास नहीं होती, तो लाजमी तौर पे उसको एफ कर दो। अब ये जो लास्ट में मैंने एफ लिख दिया ना, ये बेसिकली मेरी फॉल्स कंडीशन है। अब कंट्रोल क्या करता है कि पहले इसको टेस्ट करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इस तरह से सारी वैल्यूज को टेस्ट करेगा, और अगर कोई भी ट्रू नहीं होगी तो लास्ट में एफ प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, आपने जितनी ब्रैकेट्स को आपने ओपन किया है उतनी ही आपने क्लोज भी करनी है। ये सबसे पहले इनर ब्रैकेट को क्लोज करेगा, ये ग्रीन वाली जो है, उसके बाद उसके आउटर ब्रैकेट को पर्पल में, और उसके बाद रेड, एंड उसके बाद ब्लैक वाली को क्लोज करेगा। अब 4 कंडीशंस थी, 4 ब्रैकेट्स थी, 4 ही मैंने क्लोज कर दी। ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगा है। अगर ये कलरफुल सी स्कीम आपके पास सामने रहती है, इट मींस के आपको फॉर्मूला में आप ठीक जा रहे हैं। और अगर ये स्कीम आपके पास नहीं आती, इट मींस आप एरर कर रहे हैं, और आपकी माइनर सी गलती जो है वो आपके पूरे फॉर्मूले को खराब कर देगी, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। सो आपने एक एक कॉमा एंड एक एक ब्रैकेट का ख्याल रखना है। बाकी एक्सेल में और भी तरीका कार है फॉर्मूला अप्लाई करने के जिसमें सिंटैक्स का ख्याल नहीं रखना पड़ता। आप जस्ट अपने टू द पॉइंट कंडीशन लगा देते हैं। वो मैं बताऊंगी अपनी अगली वीडियोस में कि हम किन किन तरीकों से फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमें एक मेजर शीट बनानी थी, एक बेसिक एक्सेल में काम कैसे होता है वो हमें सीखना था। दैट्स व्हाई मैं आपको टाइप करके ही फॉर्मूला बता रही हूँ ताकि आपको उसकी लॉजिक की समझ आए। इसको हम एंटर करते हैं, तो उसने मुझे जो प्रिंट करवाया वो एफ करवाया, बिकॉज स्टूडेंट के मार्क्स 262 थे, मींस के बिलो 300 थे। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू, ऑब्वियसली इसका जो ग्रेड है वो एफ आएगा। अगेन इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ, इसने सारी रोज पे, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग रोज पे ये फॉर्मूला कॉपी कर दिया उसकी अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिहाज से। यहाँ पे मैं एक और काम करती हूँ कि अपनी इन रोज को सेंटर अलाइन कर लेती हूँ, जरा ज्यादा अच्छी लगेंगी, सेंटर एंड मिडल अलाइन। लेकिन ये जो मेरे नेम्स हैं वो सेंटर लाइन में अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स लेफ्ट साइड से ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, नेम्स को अपने लेफ्ट अलाइन ही रहने दें, बिकॉज वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप देखिएगा मेरी जो शीट है वो काफी बेहतर लग रही है। साथ साथ कंट्रोल एस करते रहिएगा, सेव करते रहा करें कि किसी वजह से आपका जो डाटा है वो लॉस ना हो। अच्छा, वीडियो के दौरान मैंने आपको बताया था अगर आपने कोई न्यू कॉलम ऐड करना है वो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट के रिमार्क्स ऐड करना चाहती हूँ। इस पे हम ये काम करते हैं कि अपनी जो हेडिंग पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो यहाँ पे भी कर लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, वैल्यू को कॉपी नहीं करता। सो मैंने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठाया और यहाँ पे पेंट कर दिया। अगर हम फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करें तो वो मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट जगहों पे फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा, और अगर सिंगल एक दफा करेंगे तो एक ही जगह पे फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। इसको मैं फिलहाल यहाँ से इनएक्टिव कर देती हूँ। मुझे यहाँ पे रिमार्क्स चाहिए, रिमार्क्स के लिए थोड़ा सा इसको मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आमतौर पे रिमार्क्स लंबे होते हैं। और मैंने ये वीडियो का पार्ट इसलिए ऐड किया है ताकि आप एक मजीद फॉर्मूला सीख सकें। जो अब हेडिंग जो है वो यहाँ से पे जाहिर अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे बॉर्डर भी नहीं है, इसकी फॉर्मेटिंग को हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ, जहाँ तक आपको जाना है उसको सिलेक्ट करें। यहाँ से अगेन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें, ये अनमर्ज होगा और अगेन मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम ऑल बॉर्डर्स अपने अप्लाई कर लेते हैं। ये आपकी शीट जो है
तो ये जो आपका कॉलम है आपकी शीट का पार्ट बन गया। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने लगी हूँ वो कनकैटिनेट का करने लगी। कनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या करता है कि स्ट्रिंग वैल्यूज को जो आपने खुद टाइप की होती हैं और किसी पर्टिकुलर सेल वैल्यूज को ज्वाइन करके और किसी पर्टिकुलर सेल वैल्यू को ज्वाइन करता है और मल्टीपल सेल वैल्यूज को जिसको आप जिसके साथ अटैच करना चाहें ज्वाइन करना चाहें उसको ज्वाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि कामरान मीन्स के स्टूडेंट नेम, उसका एड्रेस उठाती हूँ, गेन। अब यहाँ पे मैं खुद से कुछ सेंटेंस ऐड करना चाह रही हूँ। खुद से ऐड करना तो आपने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में करना है। स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में हम पास करते हैं बिकॉज वो हमारे अपने कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, स्टूडेंट नेम कामरान गॉट this marks। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स की जगह पे मार्क्स का एड्रेस दिया, प्रिंट मार्क्स का। जो मैंने काम मल्टीपल रोज पे करना होता है उसके मैं एड्रेसेस पे काम करती हूँ, उनकी वैल्यूज पे काम नहीं करती ताकि मुझे बार बार काम ना करना पड़े। सो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ ये यहाँ पे मेरा एक सेंटेंस बन गया है कि फॉर एग्जाम्पल कामरान गॉट दीज मार्क्स। एक सेंटेंस मैंने बना दिया। कुछ मेरे अपने वर्ड्स थे, कुछ सेल वैल्यू मैंने एक्सेल को कहा के उठा ले। तो यहाँ पे इसको कनकैटिनेट कर दे और एंटर कर दे तो मेरे पास ये एक सेंटेंस प्रिंट होके आ गया। अब इसका अगला कमाल देखिएगा। जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया या ड्रैग किया तो उसने हर स्टूडेंट के कोरेस्पॉन्डिंग उसी का नाम पिक किया और उसी के मार्क्स पिक किए और गोट और मार्क्स जो कि मैंने खुद से लिखा था वो एज इट इज प्रिंट कर दी। कामरान बेचारा फेल हो रहा है यहाँ से, इसको हम ऐसा करते हैं पास कर देते हैं, गुस्सा ही ना कर जाए। ये मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है बेचारा, इसको हम मार्क्स जो है वो 450 कर देते हैं। चलें जी, ये देखिएगा ये यहाँ पे पास, इसका स्टेटस भी चेंज, जैसे ही मार्क्स चेंज हुए इसका स्टेटस भी पास हो गया, इसकी परसेंटेज भी हो गई, इसका ग्रेड भी चेंज हो गया, एवरेज भी चेंज हो गई और यहाँ से भी मार्क्स चेंज हो गए। तो ये एक्सेल की खूबसूरती है कि आप कहीं पे भी अपना डेटा चेंज करें, पीछे जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ है वो अपडेट हो जाएगा। ये फायदा है एड्रेसेस पे काम करने का कि हम वैल्यूज पे काम नहीं करते, सेल्स के एड्रेसेस पे काम करते हैं तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है, जेनेरिक हो जाता है। इसको हम एक रो पे काम करें, आपका जो काम है वो चाहे आप 10,000 रोज पे कॉपी पेस्ट कर लें तो आपको वो 10,000 वाली मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखेंगे, जितना एक्यूरेट है उतना रॉन्ग भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने माइनर सी मिस्टेक की अपनी फर्स्ट रो में ही तो होगा क्या कि आपका एंड तक सारा सोल्यूशन जो है वो गलत होगा। तो ध्यान से अपने फर्स्ट रो में फॉर्मूला लगाएं और ज्यादा से ज्यादा शीट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। तो होपफुली ये जो शीट मैंने आपको बनाना सिखाई है इसके बाद किसी भी किस्म की एक्सेल की शीट आए तो आप लोग बना लेंगे। तो मजीद आप एक्सेल को लर्न करना चाहते हैं तो वॉच करें मेरी अगली वीडियोस को। मैं काफी कंसाइज लेक्चर्स जो है वो इंशाल्लाह डालूंगी, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। कम वीडियोस में आप बहुत अच्छा सीख सकेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें ताकि वो भी कम टाइम में एक अच्छा नॉलेज जो है वो गेन कर सकें, अच्छी तरीके से सीख सकें। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं उस चीज को आंसर कर दूंगी, आपकी हेल्प करूंगी। और मुझे जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।
मैंने मेहनत की है, तो एक छोटा सा रिवॉर्ड जो है आपकी तरफ से यही है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।